तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग क्या समझेंगे, परासरण तथा विसरण के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है, अंतर है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, पौधों में परिवहन के अंतर्गत हम लोग परासरण और विसरण वाले जितने भी टॉपिक है इसके अंतर्गत उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में, आज के इस टॉपिक के लास्ट क्लास में हम लोग परासरण और विसरण के बीच में अंतर को स्पष्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला परासरण और विसरण का अंतर क्या हो जाएगा। सबसे पहला अंतर हो जाएगा, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, जबकि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। इतना क्लियर हुआ। इसमें अर्धपारगम्य जो झिल्ली है कोशिका में वो होनी ही चाहिए, तभी जो परासरण की क्रिया है, कम से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक जाने की जो क्रिया है वो संपूर्ण हो जाएगा, वह संपूर्ण हो पाएगा। जबकि जो विसरण है इसमें किसी भी प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता है। क्या होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, तो ये मान लेते हैं ये कोशिका है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से इसमें झिल्ली होता है। इसी को क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसमें जो सांद्रतक पदार्थ होते हैं वो इस तरफ कम सांद्रतक तरफ आ जाते हैं। ये किस में होता है, विसरण में होता है। जबकि कम सांद्रता से, इस प्रकार से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता किस में होता है, परासरण में होता है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए दूसरा यहाँ पर अंतर देखेंगे, परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, जो परासरण की क्रिया है इसमें विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। विलायक क्या होते हैं, जो अपने आप में किसी भी चीज को घोल लेते हैं। जैसे कि जल हो गया और उसमें जब हम लोग चीनी डालेंगे तो जो जल है वो क्या हो गया, विलायक, जो चीनी है वो विलय हो जाएगा। क्योंकि जो विलायक है वो अपने आप में किसको घोल रहा है, चीनी को घोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो परासरण में जो विलायक के कण है वह केवल एक ही दिशा में क्या होते हैं, विसरित होते हैं, अर्थात एक ही दिशा में केवल जाते हैं। जबकि विसरण में विलय, देख सकते हैं, विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण विपरीत दिशा में होते हैं। इसमें दोनों के कण विपरीत दिशा में होते हैं। क्या विलय बोलते हैं इसको, विलय या फिर विलय दोनों नाम से जाना जाता है। विलय तथा विलायक दोनों के कण की जो दिशा है वे विपरीत होते हैं। जबकि परासरण में जो विलायक की दिशा है वह केवल एक ही तरफ होती है। इतना बात क्लियर। चलिए तीसरा अंतर देखेंगे, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। परासरण में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो कण हैं वो जाते हैं। इतना क्लियर। जबकि विसरण में क्या होता है, विसरण में विलय बोले या फिर विलय बोले बात ही एक ही है। तो विसरण में विलय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें परासरण में तो ये वाला होता है, जबकि विसरण में क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। किसकी ओर जाते हैं, कम सांद्रता की ओर जाते हैं, या फिर कहें तो इधर से इधर जाते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्या बोला गया, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। जबकि जो क्या है, विसरण में विलय के कण, देख सकते हैं ये एक प्रकार का विलय होता है, ये एक प्रकार का विलायक होता है। इसको चीनी मान लो, इसको जल मान लो। इतना क्लियर हुआ। तो विसरण में जो विलय के कण हैं वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए लास्ट और चौथा यहाँ पर अंतर देखेंगे परासरण और विसरण में। तो लास्ट क्या है, यह द्रव अवस्था में संभव है। जो परासरण की क्रिया है, इस क्रिया को करने के लिए जो भी हमारा जो पदार्थ लगेगा वो द्रव अवस्था में ही होनी चाहिए, तभी ये जो क्रिया है संपन्न हो पाएगा। जबकि विसरण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ठोस भी चलेगा, द्रव और गैस सभी अवस्थाओं में ये क्या होता है, संभव होता है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए इसके एग्जांपल में देख सकते हैं, परासरण के एग्जांपल में किसी किशमिश को पानी में रखने पर फूल जाना। देख सकते हैं जब किसी किशमिश को हम लोग पानी में रखते हैं, ये हमारा एक पात्र हुआ है, इसमें क्या है, जल है।
इसमें जब हम लोग किशमिश को रखेंगे तो ये रात भर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा तो नहीं लेकिन हल्का सा इस प्रकार से फूला हुआ दिखाई देगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, परासरण का क्रिया हो जाएगा, वो जो किशमिश है इसमें पूरा ये जो जल है वह क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। ये क्या है, अधिक सांद्रता का है, जल क्या है, कम सांद्रता का। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, उसी को बोला गया कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। इतना बात क्लियर। जबकि इसके एग्जांपल में अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैलना, अगरबत्ती की जो खुशबू है उसके पूरे कमरे में फैलना। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये अगरबत्ती जला लिए, ये जला लिए हम लोग क्या, अगरबत्ती, ये हमारा कमरा हो गया। अब यहाँ से जब उसका जब धुआं निकलेगा तो देख सकते हैं ये देख सकते हैं पूरे इधर क्या है, कम सांद्रता है, जबकि यहाँ पर जो धुआं निकल रहा है देख सकते हैं हम, ये ज्यादा सांद्रता पर निकलता है। तो ये पूरे रूम पर भर जाता है और उसको सुगंधित कर देता है। इतना क्लियर। शर्करा का पानी में घुलना, देख सकते हैं शक्कर का पानी में घुलना भी क्या है, मिश्रण की क्रिया है, क्योंकि ये एक प्रकार का विलय है, विलय का विलायक में घुलना। और इसमें और आगे, क्योंकि पानी किशमिश में प्रवेश करता है। इसके उदाहरण में क्या था, किशमिश को पानी में रखने पर फूल जाता है, क्योंकि जो पानी है वो किशमिश में प्रवेश कर जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग परासरण और विसरण के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।